कैसे हो मित्रों? तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 4। इस वीडियो में हम गॉस थ्योरम और उससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखेंगे, इसलिए कॉपी पेन उठा लो एंड लेट्स स्टार्ट। देखो, वैसे तो इस वीडियो का हमारा मेन टॉपिक गॉस थ्योरम रहने वाला है, लेकिन उसे समझने से पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझेंगे, क्योंकि गॉस थ्योरम समझने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझेंगे, उसके बाद हमें गॉस थ्योरम अच्छे से समझ आएगा। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैं सिंपल पहले डेफिनेशन बताता हूं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through an area ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस देखो, d5 देखो, अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस देखते हैं। d5, अच्छा इसे फाइ से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ, अब सुनो, E डॉट डी ई हम यहाँ पे कांस्टेंट ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कांस्टेंट ले रहे हैं। डीए क्या है? ये एक छोटा सा एरिया वेक्टर है, ठीक है। दोनों इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट किया, ये आ जाएगा फाइ ई डॉट ए। ये हमारा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नोट करो। इसका मैथमेटिकल तो देख लिया, अब इसे थोड़ा डायग्राम से विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। मान ये तुम्हारे पास एक एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अंदर हमने यहाँ पे एक सर्कल ले रखा है, ठीक है, सर्कल ले रखा है। अच्छा, अब देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल पे जा रही है, आई बात समझ में? कुछ एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये ई है। अब ये ना समझना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, जा तो बहुत सारे एरिया होंगी, यहाँ से बहुत सारी पूरे एरिया को कवर कर रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारी जा रही है यहाँ से, ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, बढ़िया। अब यहाँ पे हमने एक सर्कल ले रखा है, फिलहाल एक इलेक्ट्रिक फील्ड से कंसेप्ट समझ रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एरिया वेक्टर क्या होता है? अच्छा, हम जब ना मैथ्स या फिजिक्स में जब हम कई जगह एरिया की बातें करते हैं, एरिया को हम वेक्टर लेके चलते हैं, ठीक है, एरिया को हम वेक्टर लेके चलते हैं, एरिया वेक्टर नाम से। गॉस थ्योरम जब मैं कराऊंगा तब भी मैं बहुत जगह एरिया वेक्टर की बातें करूंगा, ठीक है। ये हम हम वेक्टर्स में जब सीखते हैं, कैप हम किस पे लगाते हैं? यूनिट वेक्टर पे लगाते हैं, और यूनिट वेक्टर किस लिए यूज होता है? डायरेक्शन बताने के लिए। वैसे ये भी है, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला देखा था फाइ इज इक्वल्स टू ई डॉट ए। हमें निकालना होता है जब डॉट प्रोडक्ट, हम कौन सा एंगल लेते हैं? वो एंगल होता है जिनके बीच का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ई और ए, यानी ये वाला एंगल। किसी को अगर डॉट प्रोडक्ट ना समझ में आए, देखो इसका कंपोनेंट लो, ये हो जाएगा ई कॉस थीटा। अब ये बन जाएगा फाइ इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। ये भी वही चीज है, ई ए कॉस थीटा, ये वही चीज, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का सबको फॉर्मूला पता ही होता है, क्या होता है हमारे पास? ए बी कॉस थीटा, ठीक है। फिर जल्दी से गॉस थ्योरम पे चलते हैं, ठीक है। मान लो, अच्छा ये मैं हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा कि हम अभी फिलहाल
ये वाले y एक्सिस आप लेंगे, ये x एक्सिस लेंगे, और k कैप बाहर की तरफ आ रही है, यानी k कैप यानी यहाँ पे हम ले रहे हैं z एक्सिस। और एक और बात, जब मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोर्ड से बाहर आ रही हैं, हमारे सरफेस से बाहर आ रही होती हैं, तो उसे हम डिनोट करते हैं डॉट्स। और जब मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, तो उसे मैं डिनोट करूंगा क्रॉस। ठीक है, ये दो बातें याद रखना। ठीक है, सुनो अब क्वेश्चन देखो। एक सर्कल है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक है, एक हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बाहर की तरफ आ रही है। बताओ इसमें फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। देखो ट्राई किया होगा, देखो क्या होगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? ई डॉट ए। इसको ओपन करूंगा, ये हो जाएगा, सॉरी चलो ठीक है ऐसे ही ले लेते हैं, ई ए cos थीटा। अभी कल मैंने बताया था, फिर भी ये ए ले लो, मैंने बता दिया ये बाहर होती है। तो अब हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब देखो हमने कहा था कि हमारे पास एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर जाता है। सर्कल हमने यहाँ एक्स वाई प्लेन में ले रखा है, तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी बाहर की तरफ आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ आ रही है, तो दोनों में एंगल कितना होगा? जीरो। और cos जीरो हमें पता क्या होता है? 1। तो ये हो गया ई ए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक और क्वेश्चन, अब मैंने ई ए लिखा है। अब पूरी तरह, अब मैंने एक बेसिक क्वेश्चन से बताया, अब ए को हमने पूरा कौन सा हम एरिया ले रहे हैं वो बताना है। अब ए की जगह कई लोग मैंने जैसे सर्कल लिया था, तो ई पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते थे, क्योंकि हम एरिया ऑफ सर्कल ले रहे थे, वो भी कोई दिक्कत नहीं आती। वो तो मैंने क्या नाम है, अभी एक पहला क्वेश्चन था तो उसे बेसिक से बताया। ठीक है, अच्छा मान लो ये हमारे पास, इसे थोड़ा ध्यान से करना। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E1 आई कैप प्लस E2 जे कैप। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। ये थोड़ा सा क्या नाम है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में जा रही है। एक ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। एक पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। ठीक है, और ये हमारा एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल है। जरा फाई की वैल्यू बताओ। ठीक है, बताओ। ट्राई किया हो इसे। देखो हमारे पास ये चीज जो है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ये रखेंगे E1 आई कैप प्लस E2 जे कैप। ठीक, अब यहाँ पे आई कैप जे कैप में बातें हो रही हैं, तो हमें आई कैप जे कैप से खेलना पड़ेगा। तो अब एरिया वेक्टर को भी हम उसी फॉर्म में लेंगे। ठीक है, एरिया वेक्टर को उसी फॉर्म में लेंगे। बढ़िया, एरिया वेक्टर किस तरफ जा रहा है? हमने एक्स वाई प्लेन में लिया है, तो ये एरिया वेक्टर ये जाएगा ए के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले या इधर ले, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले या इधर ले, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है, दोनों को परपेंडिकुलर है, तो थीटा तो 90 डिग्री आएगा। अब कोई चाहे तो के कैप को अंदर मल्टीप्लाई करे, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि cos 90 हमारा ये जीरो तक पूरी वैल्यू जीरो जानी है, तो ये आंसर होगा 0। ठीक है, ये एक बार नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, नोट करो।
और सुनो, एक क्वेश्चन देखो, एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ L है, ये ब्रेड्थ है, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर आ रही है उसकी वैल्यू है E इज इक्वल्स टू ई नॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है। अब जरा मुझे फाई की वैल्यू बताओ, इसे ध्यान से करना। ट्राई किया होगा, अब देखो इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, एक छोटी स्ट्रिप लेंगे, ठीक है। लो, जिसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर आ रही होंगी, देखो इसकी थिकनेस होगी dx, लेंथ अभी भी L ही होगी। अब इसका एरिया हम लिखेंगे, ये हमारा, इसका जो एरिया आएगा वो हमारा dA होगा। तो E डॉट dA हम ये लिखते हैं ना ऐसे, इंटीग्रेशन करने से पहले dA, इसको थोड़ा ऊपर में लिखते हैं, d फाई इज इक्वल्स टू E dA cos थीटा। पहले cos थीटा देख लेते हैं एक बार, फिर आराम से इंटीग्रेशन करेंगे। यहां पे हमारे पास इसमें एक बार देखो, एरिया वेक्टर जा रहा है बाहर की तरफ, डीए हमारा जा रहा है बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है बाहर की तरफ, डीए जा रहा है बाहर की तरफ, दोनों में एंगल होगा 0 cos 0 1 ईडीए। अब देखते हैं बाकी चीजें, बस हो गया। देखो डीए कैसे लिखेंगे, dx इसकी छोटी सी हमारे पास थिकनेस है इनटू लेंथ, तो ये हो जाएगा L dx, सिंपल। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, तो दोनों को अपनी अपनी जगह पर लिख दो, E नॉट एक्स स्क्वायर इनटू L dx, तो d फाई हो गया E नॉट L एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। अब ई नॉट एल तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, कहां से कहां तक, देखो अब इंटीग्रेशन में कहां से कहां तक करनी है, ये बी थी, 0 से बी करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें इस पूरे के एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रही है वो बताना है ना, तो हम लिखेंगे 0 से लेके बी, तो ये हो जाएगा फाई ई नॉट एल, ये हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन होती है एक्स क्यूब बाई 3, तो बस बी डालेंगे तो ये हो जाएगा बी क्यूब बाई 3, ये आ रहा है ई नॉट एल इंटू बी क्यूब बाई 3, ये आंसर आ रहा है, नोट कर लो एक बार, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। मेरे ख्याल इस पे इतना डिस्कशन बहुत है। अब हम स्टार्ट करें अपने चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख देता हूं गॉस थ्योरम कहती क्या है, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट ए डी ए, और ये कुछ नहीं हमारा फाई ही है, जो हमने अभी देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही है, इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन,
ये इसकी डेफिनेशन होती है मैथमेटिकल एनालिसिस। अब मैं इसको दिखाता हूँ डायग्राम में। कोई रैंडम बॉडी लो, मान लो इस पे कुछ चार्जेस हैं, इसमें चार्जेस है, ठीक है, कुछ भी ले लो, प्लस माइनस कुछ भी। अब इस पे एक छोटा सा एरिया वेक्टर लो डी ए, इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी। बस हमें क्या रखा है, किसी भी बॉडी के लिए उसकी वैल्यू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है, ये बस क्या है, ये ई है, ई डॉट डी ए का सरफेस इंटीग्रल, ये सरफेस इंटीग्रल है सरफेस, और ये फाई हमारा होता है, क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ये होता है पूरा नेट, ठीक है, ये भी नेट होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेट से क्या मतलब है कि प्लस माइनस उसको हमें उसके साइन के साथ ही लेना है, ठीक है, ये बात होती है। ये तो हमारा गॉस थ्योरम हो गया। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, सबसे पहली बात, सरफेस इंटीग्रेशन हमारे पहले बात सिलेबस में नहीं है, जे मेंस या जे एडवांस सिलेबस में सरफेस इंटीग्रेशन कहीं नहीं है, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस हम देखेंगे जो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इसमें शायद मैं किसी वीडियो में इस पे बेस्ड एचसीवी के भी कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा, एचसी वर्मा के भी कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा, तो उसमें काफी इसमें उसमें पूरा एक चैप्टर गॉस लॉ के नाम से है, उसमें एक पूरा चैप्टर गॉस लॉ के नाम से है, देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा था कि अब इसकी हमें एप्लीकेशन मेन देखनी है सब। हाँ, मैं कह रहा था इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, पॉइंट, ये डीए हमारा सरफेस एरिया, हमारे पास हमारा सरफेस का जो ले रहे हैं डीए छोटा सा एरिया होता है, ठीक है, ये सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना। अब हम यहाँ अगर कहीं पे तुम्हें ये सरफेस एरिया कहीं कहीं जगह मैं कह रहा गॉसियन सरफेस के नाम से भी जाना जाता है, जो हम इसमें ये लेते हैं गॉसियन सरफेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हम अलग अलग बॉडीज के लिए वैल्यू हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड या फाई वैल्यू निकालने के अलग अलग गॉसियन सरफेस लेते हैं, अलग अलग सरफेस लेते हैं, ये एक स्पेशल नाम दे रखे हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है, कुछ नहीं है, ये सरफेस एरिया, ये गॉसियन सरफेस। पॉइंट हमारे पास था कि भाई अगर जब हम ये वैल्यूज निकाल रहे होते हैं, इस पे हम क्वेश्चन देख रहे होते हैं, इस कंसेप्ट को देख रहे होते हैं, तो गॉसियन सरफेस जो लेते हैं वो हमें देख के लेना पड़ेगा। हर गॉसियन सरफेस को लेके हम आंसर निकाल ले जरूरी नहीं है, क्योंकि हम सरफेस इंटीग्रेशन कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, अच्छी खासी इंटीग्रेशन आती है वो हमारे सिलेबस का पार्ट भी है, तो हमें उसे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें कुछ बॉडीज का देखना है और उस पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। टेक रेलेवेंट गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस रेलेवेंट हो लेना है। अभी कुछ बातें क्लियर हुई होंगी, कुछ बातें नहीं क्लियर होंगी, मैं मानता हूं, हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, कुछ चीजें तो हमें समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन देखो इसकी, सबसे बेसिक, अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम क्या लिखेंगे, एक पॉइंट चार्ज है क्यू, के क्यू बाय, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है ये आर, तो उसकी वजह से हम निकालेंगे तो वो आती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब गॉस थ्योरम का चमत्कार देखो, E डॉट डी ए सरफेस इंटीग्रेशन Q बाय एप्सिलॉन नॉट,
हमारे पास पहला केस देखते हैं, पॉइंट चार्ज। हमें गॉस थ्योरम को यूज करके इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है। ये एक पॉइंट चार्ज है जिस पे क्यू हमारे पास डिस्टेंस आर है, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो आप मुझे गॉसियन इसका सरफेस में लूंगा पॉइंट चार्ज के क्या, गॉसियन सरफेस सबसे आसान। गॉसियन सरफेस हमें क्या दिख रहा है, हमें हम मान लेते हैं एक स्फीयर, एक स्फीयर मान लेते हैं। ये पॉइंट चार्ज एक स्फीयर के अंदर कैद है, इस पे कुछ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी। हमें देखना पड़ेगा इसकी वजह से कहां कहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रही है। पूरी इसके चारों ओर से निकल रही होंगी, और चारों ओर से जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसकी निकल रही है वो एक तरह का स्फीयर ही बना रही है? एक बार फील इस बात को करने की कोशिश करो। यहाँ पे हमारे पास जब सारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रही हैं, ये एक स्फीयर ही बना रही है। तो हम एक गॉसियन सरफेस भी एक स्फीयर के ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सर्कल इज स्फीयर है, ठीक है, अच्छी बात। तो देखो ये हम ले लेते हैं आर डिस्टेंस का, ठीक है। तो हमारे पास हमारी गॉस थ्योरम कहती है सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कोई वेरिएबल तो है नहीं, सिंपल हमारे पास कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई को हम सरफेस इंटीग्रेशन के बाहर करते हैं। कांस्टेंट का चाहे सरफेस हो चाहे सिंपल इंटीग्रेशन हो कोई मतलब नहीं होता कांस्टेंट का, तो हम उसे बाहर कर देते हैं, ठीक है। सरफेस इंटीग्रेशन डी ए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सरफेस इंटीग्रेशन डी है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। किसी को कोई सरफेस इंटीग्रेशन तो हम हमें आती ही नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे भी नहीं आती। देखो क्या नाम है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमारे पास बस जो हमने गॉसियन सरफेस लिया फाई डी ए है हमारे गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, बस इससे ज्यादा कुछ। अब हमारे पास स्फीयर का एरिया तो सबको पता है क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसे इधर नीचे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। देख लो मैंने ये बड़ा वाला लिया है, तुम छोटा वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। ये ले लो, सेम है क्या, सेम आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, देख लो। आई बात समझ में, कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। आज अगली चीज देखते हैं। अगली चीज देखो, हमारे पास ये है एक वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से, देखो इनफाइनाइट वायर की वजह से, देखो एक ये हमारे पास वायर है जो चार्ज्ड है, इस पे एक बार गॉसियन सरफेस जो है इमेजिन करने की कोशिश करो, ये इनफाइनाइट जा रही है, इसमें इसका गॉसियन सरफेस एक बार इमेजिन करने की कोशिश करो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ निकल रही होंगी, क्या वो हमारे पास शेप बना रही होंगी, बस सोचने की कोशिश करो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारे पास मान लो एक वायर है जिसपे हमारे पास चार्ज है वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से निकल रही होगी, चारों दिशाओं में निकल रही होगी, इनफाइनाइट जा रही होगी, तो कहीं ना कहीं इसके ऐसे सर्कल में इधर उधर जा रही होगी एक जगह पे, है ना। और कहीं फील करो ये एक सिलेंडर बना रही है, एक इधर उधर जा रही है, एक सिलेंडर बना रही है, तो हम गॉसियन सरफेस भी सिलेंडर ले लेते हैं। वैसे तो इनफाइनाइट है लेकिन हम अभी इसे फिलहाल एल लेंथ का कह देते हैं, ये आर ले लेते हैं। अब देखते हैं ई डॉट डी ए
सरफेस इंटीग्रेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। इसे क्यू ले लेते हैं। इसके अंदर इस देखो गॉस थ्योरम सिर्फ कौन से चार्ज के लिए एप्लीकेबल है? हम जो गॉसियन सरफेस ले रहे हैं उसके अंदर कौन सा चार्ज है उसके लिए एप्लीकेबल है। ये पॉइंट मेरा याद रखो। गॉसियन सरफेस जो हम ले रहे हैं उसके अंदर जितना चार्ज है उसके लिए एप्लीकेबल है। इसलिए हम गॉसियन सरफेस जो हमने सिलेंडर लिया है उसके अंदर हम मान लेते हैं क्यू चार्ज हमने लिया है। ठीक है, टोटल चार्ज के अंदर जो आ रहा है वो क्यू आ रहा है। ठीक है, तो उसको मैं क्यू लिख रहा हूं अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर है क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, ई डॉट डी ए। अब किसी को डाउट आ रहा हो कि मैं अब cos थीटा पे बात क्यों नहीं कर रहा, वो मैं बता देता हूँ क्यों नहीं कर रहा। देखो ये मान लो ये हमारा हम एक छोटा सा चार्ज लेते हैं, सॉरी चार्ज नहीं कह रहा हूं, एक छोटा सा एरिया ये लेते हैं डी। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारे पास इधर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा ऐसे ऐसे अपने चारों ओर जा रही होगी। देखो दोनों की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, डीए की डायरेक्शन भी ये है, दोनों के बीच जीरो एंगल है, cos जीरो हमारा 1 हो जाएगा। इसकी वजह से हमारे पास आप कहीं कह रहे होंगे कि मैंने ये बात इसमें क्यों बताई, पिछले में क्यों नहीं बताई? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इस सर्कल की वजह से कोई फ्लक्स नहीं आ रही। क्यों? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है हमारी इधर, मैंने बताया था एरिया वेक्टर कैसा होता है, परपेंडिकुलर। इस सर्कल की वजह से एरिया वेक्टर होएगा ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इधर, दोनों के बीच एंगल कितना है? देखो एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। cos 90 होता है 0। सर्कल की वजह से हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स या जो कहो फाई डी ई डॉट डी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं कह रहा था q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डीए की वैल्यू देख लो, इंटीग्रेशन डीए की वैल्यू। अब हमने कहा था कि इन दोनों सर्कल्स की वजह से कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बन रही, तो इनसे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकल रही, तो हमारे पास इसका कवर्ड सरफेस एरिया कितना होता है? ई सिलेंडर का कवर्ड सरफेस जो होता है, लेंथ एल है, रेडियस है आर है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। E is equals to Q by 2 pi R L एप्सिलॉन नॉट। अब कोई K की फॉर्म में निकाला जाए वो भी निकाल सकता है, इंटू 4 इंटू 2 कर लेते हैं, ऊपर भी इंटू 2 कर लेते हैं, ये हो जाएगा E देखो Q बाय 2 Q बाय पाई R L, नहीं पाई तो बाहर उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 2 के क्यू बाय आर एल। अब इसी में एक और चीज देखो, एक्चुअली जब मैंने तुम्हें ये इसकी वजह से, लाइन चार्ज की वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं वो बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी क्या होती है, तो मैंने लैम्डा का यूज किया था। अब मैं यहाँ पे क्यू क्यों यूज कर रहा हूँ वो दिखाता हूँ, क्यों वहां पे पेपर में भी ज्यादातर लैम्डा ही वैसे पूछा जाएगा। तो इसमें क्यू की वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में कैसे ले सकते हैं? देखो मान लो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, एक छोटे से पार्ट की चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, हमने कितनी लेंथ दे रखी है सिलेंडर की L, उसको बस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। तो हमारा यहां से देखो Q की वैल्यू आ रही है लैम्डा L, तो अब यहां से हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 2 के लैम्डा L बाय आर एल, यहां से L कैंसल, 2
के लैम्डा बाय आर, 2 के लैम्डा बाय आर ई की वैल्यू आ गई। ठीक है, देखो तो यहां से एक बार फिर से नोट कर लो कि 2 के लैम्डा बाय आर ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, देखो अच्छा अगली चीज पे चलते हैं। हम अभी क्यू से ही बात कर रहे थे, इसलिए मैं अभी सीधा लैम्डा पे जंप नहीं किया। मैंने पहले एक बार क्यू से करके दिखाया, फिर क्यू को लैम्डा में कैसे कन्वर्ट किया वो मैंने एक बार बता दिया। ठीक है, बात समझ में आई होगी। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो छोड़ के मत जाया करो, मैं सब बताऊंगा, आराम से एक बार देखो। ठीक है, अब अगली चीज देखो, हॉलो स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर देखते हैं। मान लो ये एक हॉलो स्फीयर है जो अंदर से खाली है, इस पे सरफेस पे चार्ज है। इसका एक बार गॉसियन सरफेस इमेजिन करने की कोशिश करो, कैसे निकल रहा होगा, एक बार सोचो। देखो हम इसका भी गॉसियन सरफेस स्फीयर ही होएगा, सिंपल। इसका रेडियस कैपिटल आर है तो इसका रेडियस स्मॉल आर ले लेते हैं, सिंपल। ठीक है, अब इसमें केसेस बनेंगे। पहला केस देखो, केस 1, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इस पे जितना भी चार्ज है, टोटल चार्ज इसकी सरफेस पे है, उसे हम क्यू कह रहे हैं। ई कांस्टेंट है, डी ए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से देखो ये हमारे पास कौन सा एरिया, मैंने बताया था कि कौन सा एरिया होता है, स्फीयर का एरिया होगा, नहीं, ये होगा गॉसियन सरफेस का एरिया। ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर लिया, कैपिटल नहीं, एप्सिलॉन नॉट ई क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मैंने एप्सिलॉन नॉट इधर क्यों करा, इधर क्यों लिखा, क्योंकि अब हम इसे लिखेंगे के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ये है हमारा आंसर। ठीक है, अगला केस देखते हैं। अभी देखो इसे नोट करो, अगला केस देखते हैं। स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई डॉट डी ए सरफेस इंटीग्रेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब गॉसियन सरफेस हमारा कैसा होएगा, जरा देखो, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, यानी गॉसियन सरफेस यहाँ इसके पूरे सरफेस पे आ गया, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है, तो अब क्या करेंगे, बस अब हम लेंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पे अभी भी मैंने गॉसियन सरफेस का ही एरिया लिया, कोई ये ना समझना स्फीयर का लिया, लेकिन गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो हमारे पास स्फीयर के रेडियस के बराबर हो गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिखा है। बात समझ में आई होगी। Q बाय एप्सिलॉन नॉट, E की वैल्यू हो गई Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहां से इसकी वैल्यू हो गई KQ बाय कैपिटल आर स्क्वायर। पिछले वाला आपने देखा होगा
हमारे पास वेरिएबल था कि ये चेंज होती रहती है स्मॉल आर की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे एक कांस्टेंट है क्योंकि कैपिटल आर तो हमारा स्फीयर के हमारे पास हमें दे ही रखा होगा, ठीक है। एक बार इसे नोट कर लीजिए, और ये केस 2 है, ठीक है, ये केस 2। अब लास्ट केस, फिर अगली बॉडी पे चलेंगे। ये हमारे पास केस 3, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल ई डॉट डी ए का सरफेस इंटीग्रेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास ई डॉट डी ए की वैल्यू यहां पे निकालनी है। अब ई डॉट डी ए, ई कांस्टेंट है, डी ए स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, यानी सरफेस इंटीग्रेशन, सरफेस गॉसियन सरफेस आना हमारे पास स्फीयर के अंदर आ गया। और मैंने एक बात बोली थी, हमारी गॉस थ्योरम कौन से चार्ज पे एप्लीकेबल है? गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज आ रहा है उसके बाहर के चार्ज से उसे कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर जितना चार्ज स्टोर है उसके लिए हम गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। लेकिन गॉसियन सरफेस हमारा अब आ गया ये स्फीयर के अंदर, ठीक है, और ये हमारा हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो इसे हम ले लेंगे, तो हमारा अंदर का चार्ज कुछ नहीं है, तो हमारे पास ई डॉट डी डी, लेकिन इसका सरफेस तो अभी भी आएगा ना 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, लेकिन अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, ये अंदर का चार्ज होता है इनसाइड वाला, ये तो 0 है, तो ई चल का क्या मतलब, तो ई की वैल्यू हो गई 0। नोट करो। इसका अब एक ग्राफ बनता है जो जेई में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, ई और आर के बीच का रिलेशन, ठीक है। और ये मैं हॉलो स्फीयर के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। ये मान लो कैपिटल आर है, अब 0 से लेके कैपिटल आर यानी अंदर का हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी 0 क्योंकि चार्ज ही नहीं है, और यहां पे सरफेस पे मैक्सिमम होगी, यहां पे मैक्सिमम होगी, और उसके बाद ये ऐसे जा रही है, ठीक है। नोट करो। बात समझ आई तो थम्स अप कर दो। तो अब देखो एक लास्ट बॉडी पे बात करते हैं, एक लास्ट बॉडी पे बात करते हैं लास्ट बॉडी का पढ़ते हैं, ये होता है हमारा सॉलिड स्फीयर, ठीक है, उसका पढ़ते हैं। अब देखो ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसके अंदर चार्ज है, ठीक है, अंदर भी चार्ज भरा हुआ है, तो सरफेस में भी है अंदर भी है, इसके लिए अब हम रो का यूज करेंगे, इसका क्यू की फॉर्म में निकाल रहे, अब हम इसका रो से करेंगे, क्यू भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रो को करेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चन भी ज्यादा हम रो पे ही देखेंगे। रो क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक। एक बार इसे नोट कर लो, किसको नहीं पता तो मैं ड्रॉप कर, ठीक है। आगे देखो, इसके भी केसेस देखने पड़ेंगे। केस 1, जब हमारा स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, क्या होगा? ई डॉट डी ए
इंटीग्रेशन सरफेस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो जब हमारा सरफेस गॉसियन सरफेस, इसका भी एक बार गॉसियन सरफेस सोचो क्या होएगा। अब सॉलिड हो या होलो, स्फीयर तो स्फीयर है, तो इसका भी स्फीयर ही है। अब ये मान लो ये हमारा पूरा चार्ज, यहाँ पूरा क्वेश्चन सरफेस, इसका कैपिटल स्मॉल आर हमारे पास स्मॉल कैपिटल आर से ज्यादा है, तो हम यहाँ पे रखते हैं गॉसियन सरफेस का एरिया रखते हैं, और इसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है देख लो, रो आर, ठीक है, इसके अंदर रो आ रहा है। तो अच्छा देखो ये चीज ना, जब हम स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर केस लेंगे तब हम रो यूज करेंगे, फिलहाल अभी क्यू यूज करते हैं। रो का भी यूज कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लेते हैं बस E is equals to 4 pi r स्क्वायर। ये आ गया हमारा गॉसियन सरफेस। चार्ज कितना है Q, टोटल हम इसका Q चार्ज ले लेते हैं, जो कैपिटल लिया तो कैपिटल ले लेते हैं, टोटल हमारा Q चार्ज है अंदर गॉसियन सरफेस के, और ये एप्सिलॉन नॉट है, तो इसकी वैल्यू होगी Q बाय 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब कहीं कह रहे हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे इसकी वैल्यू एक मिनट के की फॉर्म में निकालते हैं, तो ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। देखो के कैपिटल क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, एक बार इसे नोट करो। यहाँ पे जब स्मॉल आर, अब केस 2 देखो, केस 2 में हमारे पास होगा स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। यहाँ पे हमारी गॉस थ्योरम क्या कहती है, सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सरफेस इंटीग्रेशन डी ए, ई बाहर आ गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है, यहाँ सरफेस इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन डी ए क्या की वैल्यू होगी, अब गॉसियन सरफेस हमारे पास लेयर के ऊपर आ गया, सॉलिड स्फीयर के लेयर के ऊपर आ गया, तो इसकी वैल्यू होगी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमने टोटल चार्ज इसका क्यू ले रखा है, तो इसको भी क्यू ले लेते हैं कैपिटल क्यू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, या फिर कहो के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लो इसे एक बार। केस 3 देखो, when small r is less than capital R, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये होगी सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट डी ए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम रो का यूज करेंगे, क्यों, देखो गॉसियन सरफेस इस केस में हमारा ये अंदर आ गया, पिछले केसेस में हम लोग सीधा कैपिटल क्यू ले लेते थे, क्योंकि हमारे पास चाहे गॉसियन सरफेस बाहर हो या उसके लेयर के ऊपर हो, तो हम टोटल चार्ज की वैल्यू क्यू ले रहे थे। लेकिन अब जब गॉसियन सरफेस हमारा स्फीयर के अंदर आ गया, तो हमारे पास टोटल चार्ज क्यू नहीं आएगा, क्यू चार्ज की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी गॉस थ्योरम सिर्फ उस चार्ज के लिए एप्लीकेबल होती है जो गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। इसलिए अब हमें रो का यूज करना पड़ेगा। रो हमारे पास
क्यू की वैल्यू होगी रो वी। वॉल्यूम कितना है, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना है, रो 4/3 पाई आर क्यू। रो की फॉर्म में कैपिटल स्मॉल क्यू की वैल्यू ये होगी। अब इसकी वैल्यू आएगी सरफेस इंटीग्रेशन डी ई रो 4 पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रो डी ए की वैल्यू आएगी 4 पाई, ये एरिया ये वॉल्यूम था, फर्क याद रखना, 4 पाई आर स्क्वायर रो 4/3 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से 2 आर कैंसल, ये एक ही रह गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसल, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास, बहुत जगह यूज होगा, नोट कर, ठीक है। अब एक बार फटाफट इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका एक बार ग्राफ देख लो। सॉलिड स्फीयर के केस में हमारा ग्राफ आता है, देखो जब r लेस देन r था तो हमारे पास रिलेशन होगा रो 3 एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास क्या है कांस्टेंट, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r होएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये r है ना, यहाँ पे कैपिटल R ले लेते हैं, तो यहाँ तक यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन आएगी, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई। उसके बाद इस पे कांस्टेंट आती है, सॉरी कांस्टेंट कह रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है, सॉरी कांस्टेंट कह रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है जब कैपिटल आर सरफेस पे पहुंचता है। उसके बाद हमारा सेम रिलेशन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत बार ये इमेज ने ये पूछा है, ठीक है, इसे एक बार ध्यान से देख लो और नोट करो। अभी इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम गॉस थ्योरम को कंटिन्यू रखेंगे, कुछ और बॉडीज को भी हमने देखना है, कुछ और क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे, गॉस थ्योरम को थोड़ा और अभी हमें समझने की जरूरत है। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।